किसी भी व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो सफ़र है, वहीं उसके व्यक्तित्व, उसके कर्म की कहानी उसे एक सामान्य व्यक्ति से महान इंसान बना देता है और वह इंसान सदा के लिए अनंत काल तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की है, जिनकी अंतिम यात्रा आप इन तस्वीरों में देखेंगे और मैं आपको मनमोहन सिंह से जुड़े उनकी सभी कहानियां, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनके जीवन से लेकर के मृत्यु तक का, उसे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आप इन सभी बिंदुओं को ज़रूर ध्यान रखें और इसे ज़रूर याद रखें। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को तब हुआ था जब भारत गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश भारत में हुआ था और वह हिस्सा पंजाब यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जिस गांव का नाम था गाह। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। हालांकि देश की आज़ादी के बाद 1947 में उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ अमृतसर में आकर के भारत में बस गए और वहीं से अमृतसर से ही मनमोहन सिंह की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण इलाके में होने के बाद वह पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए बीए दोनों ही डिग्रियां वहां से हासिल की और उसके पश्चात 1957 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के लिए आगे की पढ़ाई करने चले गए। उसके तत्पश्चात 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की और वहीं से डीफिल भी उन्होंने डिग्री प्राप्त की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उनके अंतिम यात्रा की है, जहां पर उन्हें अंतिम रूप से यानी कि अंतिम संस्कार किया गया और सभी गणमान्य राजनीतिक हस्तियां, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, हर व्यक्ति वहां मौजूद है और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। तो राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में और एक अर्थशास्त्र के टीचर के रूप में अपनी कैरियर बनाना शुरू किए थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े रहे, जहां पर उन्होंने काम किया और अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनका भारत का राजनीतिक सफर और उनकी जो भारत सरकार में सेवाएं रही है, अब हम उन बिंदुओं पर आपको ले चलते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसा कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो मौजूदा राजनीतिक हस्ती आप देख रहे हैं, सब लोग जो मौजूद हैं, ये दिखाता है उनकी उस महानता को जो उन्होंने अपने राजनीतिक, भारत की राजनीतिक सेवाओं में जो अर्जित किया और उस आधार पर वो एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए और उस महान शख्सियत को हर व्यक्ति श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। अभी आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो भारत सरकार के लिए जो उनकी सेवाएं थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो शुरू होता है सबसे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर 1972 से लेकर 1976 तक वो आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवा देते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 तक उन्होंने कार्य किया।
फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर 1985 से 1987 तक उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर भारत की आर्थिक योजनाओं में अपनी सेवा दी और आगे उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो मुख्य रूप से शुरू होता है 1991 में, जब वो भारत के राजनीति में कदम रखते हैं। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उसी समय भारत अपनी भारी मात्रा में सोना को विश्व बैंक में जमा करके वहाँ से पैसे लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री 1990 में जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में, भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया और इस पद पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे आर्थिक सुधार और ऐतिहासिक कदम उठाए। तो सभी गणमान्य द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब मौजूदा हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ और उन्होंने भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद कुछ पल का मौन धारण। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे थे, वित्त मंत्री के रूप में वो 1991 से लेकर 1996 तक कार्य किए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार किया। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त किया, निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को काफ़ी आकर्षित किया गया और धीरे धीरे उस समय जो देश की आर्थिक स्थिति थी उसे मजबूत करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो इस प्रकार वित्त मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय माना जाता है, जब देश और उस समय दुनिया भी आर्थिक परिस्थिति सबकी खराब थी। उस स्थिति में उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उसके बाद 1999 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उस समय वे हार जाते हैं। फिर 2004 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है, उसके बाद कांग्रेस और यूपीए का शासन आता है और उन्हें 2004 में कांग्रेस पार्टी और यूपीए प्रधानमंत्री के रूप में भारत का कार्यभार उनके पास जाता है और वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल के लिए काम किया, यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक उन्होंने कार्य किया। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक का था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा कहते हैं, वो लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। इस दोनों ही योजनाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण योजना माना जाता है, क्योंकि आरटीआई का अधिकार जो हम आज पाते हैं वो 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा ही लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे
उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला माना जाता है भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता। इस फैसले के बाद उन्हें एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाने लगा। दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की। हालांकि ये जो दूसरा कार्यकाल था, इस समय उन्हें बहुत सारे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और उसी कार्यकाल में मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार थी और यूपीए सरकार थी, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगने लगे और आरोप जाकर के बाद में सही साबित हुआ। उस समय बहुत सारे घोटाले सरकार में हुए, जिसमें 2G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, कोयला घोटाला, इस तरह के कई ऐसे घोटाले थे जिसके कारण उस समय मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वो काफ़ी बदनामी के दौर से गुजरा। हालांकि बाद में जितनी भी जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, उसमें मनमोहन सिंह को किसी भी प्रकार से संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन उनके कई मंत्री, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में ये राजा शामिल थे, और भी कई सारे मंत्री और कांग्रेस के लोग उसमें शामिल पाए गए और इस प्रकार बदनामियों के दौर से गुजरने वाली वो सरकार 2014 में बुरी तरह से हार गई और तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के शासन का शुरुआत होता है और लगातार तब से प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सेवा दे रहे हैं। तो इस हर प्रधानमंत्री का अपने शासन प्रशासन को चलाने का अपना तरीका होता है और उसी प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने तरीके से अपनी 10 साल के उस कार्यकाल को चलाया। हालांकि ऐसा आरोप लगता रहा है कि वो कई फैसले खुलकर नहीं ले पाए, क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस के जो पार्टी, कांग्रेस की पूरी पार्टी थी या यूपीए सरकार थी, उन सबके दबाव के बीच उन्हें काम करना पड़ता था, ऐसा उन पर आरोप लगता है। ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन वे एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वो सख्ती से कोई बात नहीं रखते थे, हर काम को साइलेंटली करते थे और कई बार उन्हें लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वे राजनीति से दूर थे, वे किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से दूर थे। हालांकि देश की व्यवस्था में, भारतीय शासन व्यवस्था में उन्होंने काम किया, लेकिन वो किसी पार्टी के लीडर के तौर पर कभी नहीं रहे। इसलिए उन्हें जब प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किया, उस समय ये माना जाता है कि कांग्रेस चाहती थी कि वो सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, लेकिन उस समय जो बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियां थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि चूंकि सोनिया गांधी एक विदेशी मूल की महिला हैं और वो भारत की प्रधानमंत्री, उन्हें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही शायद कारण हो सकता है जब सोनिया गांधी ने खुद ही ये फैसला लिया कि वो प्रधानमंत्री के पद पर कभी भी नहीं जाएंगी और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया। तब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। तो इस प्रकार एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही सही, लेकिन मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक काम किया और अब उन्हें किया राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय सैल्यूट किया जा रहा है।
जहां सेना के जवानों द्वारा ये राष्ट्रीय सल्यूट की जा रही है। ये गौरवशाली क्षण है जो हर व्यक्ति को पसंद है। तो इस प्रकार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये अंतिम विदाई और पंचतत्व में विलीन होने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर था और उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उन्हें 3 बेटियां थी और उन बेटियों ने ही इन्हें मुखाग्नि दी है। हिंदू और सिख परंपरा के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद उन्हें अग्नि में समाहित कर पंचतत्व में विलीन किया जाता है और उसी परंपरा के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी ये अंतिम विदाई हुआ है। उन्हें अग्नि में जलाकर अंतिम